नमस्कार। इस वक्त हमें ग्रेटर नोएडा में है और शायद आपको याद हो दर्शकों को, जब राजपथ बना था आज से 3 साल पहले, तो हम ग्रेटर नोएडा आए थे एक बार। यहाँ पर गौतम बुद्धा स्टडी सर्किल, गौतम बुद्धा कल्चरल सोसाइटी, गौतम बुद्धा के नाम से चलने वाला एक संगठन है, जिस संगठन में शिक्षा, फातिमा शेख और उसके अलावा उनके नाम से अवार्ड, शिक्षित बच्चों को फीस, स्कॉलरशिप, कोचिंग, बाहर से आए हुए छात्र छात्राओं के रुकने की अगर कभी दिक्कत 1-2 दिन की हुई तो उसकी व्यवस्था, ये सब कुछ ये लोग करते थे। इसके जो सर्वा पूरी टीम है, उसमें वीरेंद्र सिंह सर कहे जाते हैं, हमारे साथ हैं। ये अपने हैट से पहचाने जाते हैं, अपने तमाम चैनल्स पे इन्हें देखा होगा। तो वीरेंद्र जी हैं, आर वर्मा है, अनिल जी हैं, तमाम दूसरे लोग हैं। ये पूरे देश में घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों, रीतियों और बसपा का जो मूल सिद्धांत रहा है उसका कैडर कैंप ये करके और एक तरह से जागृत करने का प्रयास करते हैं उसे, जिसे आज के समय में जनजी कहा जाने लगा है। उन युवाओं को जिन्होंने बसपा की सरकारें नहीं देखी, उन युवाओं को जिन्होंने काशीराम को नहीं देखा है, उन युवाओं को जिन्होंने मायावती का संघर्ष नहीं देखा है। और ये मैं बता देना ज़रूर समझता हूँ कि ये वो जनरेशन है वीरेंद्र जी वगैरह की, जिसने बसपा से पहले DS4 देखा है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी देखी है, फिर बहुजन समाज पार्टी का चुनाव देखा है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को पहली बार खाता खोलते देखा है, बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनते उत्तर प्रदेश में देखी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जब नहीं बना था छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस हिस्से में रायपुर वगैरह में काशीराम के कार्यक्रम, उनके कैडर कैंप देखे भी हैं और उनको लिखा भी है। पूरा कैडर कैंप इनके पास लिखा हुआ है। तो राजपथ के दर्शकों के लिए आज पहली बार अनिल जी से इनसे बात होगी, वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, वो बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी 1984 में, तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये हाथी निशान, ये काशीराम, ये दबे कुचलों की पार्टी, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार के नारे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है के नारे दीवारों पे लिखे होते थे, झंडे झोले में छुपा के ले जाते हुए मैंने खुद देखे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उस बहुजन समाज पार्टी का जब व्हाइट हाउस हो गया किसी एक कार्यकर्ता का, जैसे अनिल जी हैं, वो व्हाइट हाउस भी आप लोग देखेंगे राजपथ के दर्शक, जब आप नोएडा में कोठियों में रहने लगे, सब कुछ बदल गया। किसी का बेटा डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का UK में, किसी का अमेरिका में। आप नहीं बदले, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई। जो पार्टी 1989 में 13 विधायक की पार्टी थी, 2007 में 4 सरकारें बनाने के बाद 2022 में 1 विधायक की पार्टी रही और विधायक जब दुनिया से गया तो 0 विधायक की पार्टी, बिल्कुल 0 विधान परिषद सदस्य, 0 लोकसभा सदस्य और नवंबर में 0 राज्यसभा सदस्य भी हो जाएगा। ये उतार और चढ़ाव कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं राजपथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ ग्रेटर नोएडा में आप अपनी टीम के साथ आए और हमें आपने मौका दिया इंटरव्यू देने का। बहुजन समाज पार्टी के जैसा आपने बताया, हमने 0 से लेकर ऊपर तक चढ़ते देखा और नीचे गिरते भी देखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं, आप भी शायद हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बता नहीं सकते। लेकिन समस्या नहीं बताइएगा कि निदान नहीं बताइएगा? नहीं, बताना तो दोनों आपको पड़ेगा। निदान जब तक समस्या बताई नहीं जाएगी, निदान कैसे बताइएगा कि किस चीज़ का क्या निदान है? हमने कोशिश की है निदान की। हाँ। और समस्या जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, पर्टिकुलरली 2007 के बाद 2007 तक अगर आप आंकड़े, हमारे पास सारे आंकड़े हैं लोकसभा के, सारी विधानसभाओं के, शुरू से लेकर के और अब तक के, तो 2007 तक पूरे देश में
लोकसभा का वोट परसेंटेज बढ़ता रहा, हर विधानसभा में वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता रहा, कभी कम नहीं हुआ। 2007 में जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई यूपी में, उससे पहले किसी ने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। गठबंधन की सरकार 4 महीने की रही, 6.5 महीने की रही, 1.5 साल की रही, किसी ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया कि बोलो वो तो बीजेपी ने बनवा दी। लेकिन जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई तब सबको चिंता हुई, सारी पार्टियों को चिंता हुई, यहाँ के सिस्टम को चिंता हुई। सिस्टम कौन सा? जो साहब बताया करते थे, ये खड़ी व्यवस्था का सिस्टम। इस व्यवस्था में बैठे इन लोगों को चिंता हुई कि भाई इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उन्होंने ये देख लिया कि 2007 में सरकार बनी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, और 2009 में लोकसभा का इलेक्शन होना था, 2014 में होना था। तो उन्होंने ये देख लिया कि जिस स्पीड से बीएसपी का ग्राफ बढ़ रहा है ऑल इंडिया में, अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा और मायावती ने जो ये काम किए हैं, जिस तरीके से शैली है, तो निश्चित रूप से 2009 में कम से कम 50 मेंबर पार्लियामेंट यूपी में जीत जाएंगे। और अगर 50 जीत जाएंगे तो मायावती को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सारी पार्टियां एक हो गईं। 2012 में जो चुनाव हुआ, मैं उसमें बहुत सक्रिय रूप से लगा हुआ था। 2012 में जब चुनाव हुआ तो कहीं ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि पार्टी हारेगी। मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले का वाम सेप का कोऑर्डिनेटर था, तो हमने ये देखा कि पूरे अधिकारी, सारा सिस्टम ये था कि भाई सरकार बन रही है, लेकिन सरकार नहीं बनी। केवल 2.5-3% वोट का डिफरेंस था समाजवादी पार्टी और बीएसपी में। जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जिम्मेदार कौन है उसका। ये बहुत अहम प्रश्न है कि ये जो 2.5-3% वोट का फर्क था, इसमें समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, पीछे सरकारों में रही कि इनको बेनिफिट मिलता। ये जो सिस्टम आया कि 2007 में के बाद जो है मायावती को रोकना है, इसलिए 2012 में लास्ट के 2-3 दिन में जब उनको लगा कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस की नहीं बन रही, फाइट में समाजवादी पार्टी है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस का वोट रातों रात ट्रांसफ़र किया गया, जो 2-2.5-3% का फर्क था। इस वजह से सरकार बनी अखिलेश की, केवल बीएसपी को रोकने के लिए पूरा सिस्टम। मैं यहाँ पे आपको अगर टोक के कहूँ कि बीएसपी को रोकने के लिए बीएसपी ने खुद अपने खिलाफ एक साजिश की और 100 विधायकों का टिकट काट दिए, और उन लोगों में से 100 में से 60 लोग चले गए समाजवादी पार्टी में, उसमें से 40 विधायक हो गए। तो देखो साहब, वो तो 5-7% वोट हो गया। आपकी बात ठीक है, लेकिन होता क्या है, हमने बहुत बीएसपी के दूसरी पार्टियों का भी देखा है, जब ऐसा कोई ड्रास्टिक डिसीजन कोई नेता लेता है, अगर हार गया तो उसकी बुराई, अगर जीत गया तो भाई के भाई 100 के टिकट काट दिए ना, इसलिए बीएसपी जीत गई। उसके बाद से लगातार वही होता रहा ना। ठीक बात भाई है। 12 में आप हार गए, 17 में आप हार गए, 22 में आप हार गए, लोकसभा आया 24 वो आप हार गए। तो इसमें तो कहीं ना कहीं लीडरशिप या पार्टी संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बेईमानी को उसके आधार माना जा सकता हो सकता है, ये भी कारण होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जो अहम कारण है जिसका हमने नाम दिया है पॉलिटिकल काउंटर रिवॉल्यूशन। ओके। एक बाबा साहब ने किताब लिखी, हमने कोरोना के टाइम पे खास करके वो किताब पूरी दोबारा पढ़ी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति प्रति क्रांति। उसमें जो बुद्ध ने धार्मिक क्रांति की थी, उसके खिलाफ प्रतिक्रांति हुई 184 BC में। उसका नतीजा ये हुआ कि बुद्ध धर्म को इस देश से ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम ने पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन किया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के उससे 1977 में वाम सेप और DS4 बनाई। तो इससे एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ जो देश में पहली बार हुआ। SC ST OBC माइनॉरिटी सारे वोट बन के चलते चलते 2007 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी। तो ये जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था, इससे सारी पार्टियां, खास करके सिस्टम, जो गैर बराबरी का सिस्टम था, जो चाहते थे सत्ता सिर्फ या तो कांग्रेस के पास रहे या बीजेपी, तीसरे किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ये सारे दल, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा सिस्टम
बीएसपी के अगेंस्ट हो गया। और क्या किया उस सिस्टम ने, मतलब कैसे इन्होंने रोका, इन्होंने टर्मिनोलॉजी को चेंज किया। साहब कांसीराम निकाल के लाए थे बहुजन समाज, बहुत सारे जनों का, बहुत सारी जातियों का समाज। उस अकेले एक शब्द के कारण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी 2007 में। तो उनकी समझ में आया कि ये जो बहुजन शब्द है ये बहुत खतरनाक है, इसको रोका। इसकी जगह पुनः क्या ले आए, दलित 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 नेता, दलित पॉलिटिक्स, दलित लिटरेचर। ये दलित दलित हो गया तो बहुजन को लोग भूल गए, खास करके जो सो कॉल्ड दलित, जो शेड्यूल्ड कास्ट के, ओबीसी के, सारे बहुजन शब्द को भूल गए। दलित दलित करके, दलित से तो दलित भी नहीं जुड़ना चाहता, दलित से तो चमार भी नहीं जुड़ना चाहता, सच्चाई है। क्योंकि ये शब्द इतना घटिया है और इसको बाबा साहब ने 2 बार लिखा है कि भाई ये शब्द टर्मिनोलॉजी नहीं रहनी चाहिए। उसकी जगह उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट नाम दिया। एक तो उन्होंने ये नाम चेंज किया दलित्स का, दूसरा क्या किया इन्होंने, नेगेटिव नैरेटिव बनाने शुरू किए। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, सारे बीएसपी को ब्लैक आउट करना शुरू किए, बहुत सारे सिस्टम किए। और एक और अहम बात, हो सकता है हमारे दर्शकों को अच्छी ना लगे, खास करके बहुजन समाज के, लेकिन सच्चाई है। पहले नारा होता था बीएसपी का जय भीम जय भारत, और लास्ट में होता था, जब खत्म होता था, जय भीम जय भारत खुदा हाफिज। नमो बुद्धाय या खुदा हाफिज। ऑलमोस्ट तो खुदा, नमो बुद्धाय नहीं था, ऑलमोस्ट तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 3 नारे मैंने काशीराम के साथ मुँह से भी सुना है, मायावती के मुँह से भी सुना है, आर.के. चौधरी राजबहादुर के मुँह से भी सुना है। अब 2007 के बाद क्या हुआ, 2007 के बाद जय भीम और नमो बुद्धाय शुरू हो गया। पहले जय भीम करते थे नॉर्मली, 2007 के बाद मुहिम चलाया गया जय भीम नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ये पार्टी के मंच से भी शुरू हो गया, पार्टी के नेता लोग भी कहने लगे जय भीम नमो बुद्धाय। अब आप ये सोचिए, जो बुद्ध को नहीं मानता वो क्यों नमो बुद्धाय करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे वंदे मातरम को लेके इस वक्त ये है कि वंदे मातरम देवताओं की बात है तो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, सिख कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, मुसलमान कह रहे हैं भाई हमारी आस्था के खिलाफ है। एब्सोल्युटली, ये कहा नहीं किसी ने, लेकिन अंदर से ये हो गया कि भाई ये तो बुद्ध की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ना बुद्ध की, तो जो ज़्यादातर चमार जाटव ये कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, इसमें भी मैं कहता हूँ मुश्किल से 10% हैं। इसमें से भी 50% ऐसे लोग हैं जो बुद्ध का नाम लेना नहीं चाहते, बुद्ध की फोटो घर में नहीं रखना चाहते। मुस्लिम हो गए, ओबीसी हो गए, ब्राह्मण हो गए, कोई भी ले लीजिए, तो बुद्ध को क्यों पसंद करेगा वो? तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है, ये मेरा मानना है। इसका सोल्यूशन जो हमने, हाँ सोल्यूशन है, सोल्यूशन हम पुनः उसी पे आए, जय भीम जय भारत। अच्छा, जय भीम जो जय भारत नारा था वो किसी व्यक्ति, धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है। जय भीम जो है, भीम एक क्रांति का आगाज है, और भारत संपूर्ण भारत, उसमें सारी जात बिरादरी समाहित हैं। तो जय भीम जय भारत नारा था बहुजन समाज पार्टी का, हमें उसी पे लौटना पड़ेगा, चाहे पार्टी के नेता हैं चाहे समाज के हैं। जय भीम जय भारत में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न एससी को न ओबीसी को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक सवाल वीरेंद्र जी बड़ा ज़रूरी हो जाता है करना, क्योंकि दर्शक शायद इस सवाल को सुनना भी चाहते हैं, इसका जवाब भी चाहते हैं। बामसेफ काशीराम साहब ने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद भी बामसेफ रह गया, रजिस्ट्रेशन लोगों ने करा लिया और एक अलग बामसेफ लेके चल दिया जी। बहुजन समाज पार्टी जब रही है तब भी, जब पावर में नहीं थी तब भी, पावर में आने के बाद भी, बसपा में भी बामसेफ है। तो क्या बसपा के बामसेफ का नाम कुछ और होना चाहिए अलग से? एक बात। दूसरी ये है कि बामसेफ का काम क्या है? पहले बामसेफ का काम जो मैंने देखा है 90s में कि किसी तहसील का चपरासी है, अगर उसने एक फ़ोन लखनऊ कर दिया सरकार में डीएम के खिलाफ, तो डीएम की जांच होकर डीएम हट गया। किसी बिजली विभाग का बाबू है, उसने अगर एसी के खिलाफ एक फ़ोन कर दिया है तो एसी की जांच हुई और उसके बाद एसी हटा दिया गया। बिल्कुल। किसी सिंचाई विभाग का डाक रनर है, जो जिस सबसे छोटी पोस्टों की बात कर रहा हूँ, और उस डाक रनर ने अपने एसी की अगर शिकायत कर दी है कि इससे किसी किसानों को दिक्कत है, तो उसके बाद एसी पे कार्रवाई हो गई। ये था बामसेफ का रोल जी। बामसेफ किसे टिकट देना है, किसे नहीं टिकट देना है, नगर पालिका के पार्षदी के चुनाव से लेकर विधानसभा तक उनका पूरा दखल होता था।
और उसके नतीजे भी देखने को मिले कि बहुजन समाज पार्टी बढ़ती चली गई। जी 2007 के बाद बामसेफ का महत्व खत्म हो गया, या वो बामसेफ नहीं रहा, या उस बामसेफ की उपयोगिता केवल और केवल, खुल के कहा जा सकता है क्योंकि बामसेफ का काम ही वही है कि भाई पहले तनख्वाह वाले लोग हैं, फिर पेंशन वाले लोग हैं, पार्टी को फंड मुहैया कराना और पैसा देना। जी जी पहले ये काम काशीराम अपने हाथ से करते थे, फिर मायावती अपने हाथ से करती थी, लेकिन अब ये कोऑर्डिनेटर्स के हाथ से होने लगा। जी। तो क्या बामसेफ धीरे धीरे शिथिल इसलिए हो गया कि लीडरशिप उनसे दूर हो गई, या बामसेफ का महत्व लीडरशिप के पास खत्म हो गया, या कोऑर्डिनेटर्स ने बामसेफ का महत्व को नहीं समझा, या ये बामसेफ जो है इस लोग समझते हैं कि कोई चीज़ है ही नहीं बामसेफ? ये आपका सवाल बहुत सही है, जायज़ है, क्योंकि ये सवाल अक्सर ऑल इंडिया में हम कहीं भी जाते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है और कहा यह जाता है कि बामसेफ को मायावती ने ख़त्म कर दिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जैसा अभी आपने कहा, बामसेफ को तो साहब काशीराम ने 1986 में डिसबैंड कर दिया था, उसके बाद ये तमाम दुकान वाले चला रहे हैं। लेकिन बामसेफ पहले कई प्रदेश लेवल पे नेता हुआ करते थे, बामसेफ के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कम करके दिल्ली में तो लास्ट तक बामसेफ के कोऑर्डिनेटर प्रदेश के रहे। लेकिन 2007 में जब सरकार बनी तो जो आपने बताया कि बामसेफ का काम था टिकट वालों को ढूंढना, ये करना, पैसे इकट्ठे करना, सारी बातें हैं। लेकिन जब सरकार बन गई तो फिर पावर के दो केंद्र होने लग गए। बामसेफ वाले कहने लगे कि भाई ये तो हमारी देन है बीएसपी, तो हमने बनाई तो हमारा हुक्म चलना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे हिसाब से होने चाहिए, मंत्री हमारे हिसाब से बनने चाहिए और टिकट हमारे हिसाब से होने चाहिए। तब जब ये स्थिति आ गई तो फिर बहन जी ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया कि बामसेफ को प्रदेश लेवल से कम करके इसको जिला लेवल पर कर दिया जाए। ये काशीराम साहब ने पहले ही तो कर दिया था, उनके टाइम से ही, जब काशीराम साहब जिंदा थे। तो ये सब हुआ केवल पावर के दो सेंटर और टकराव रोकने के लिए, और ये ज़रूरी भी था मैं सोचता हूँ। लेकिन बामसेफ जिला लेवल पर शुरू से रहा है, आज भी है। और मैंने पर्सनली बहन जी की सैकड़ों मीटिंग अटेंड की हैं, 2007 से पहले भी, 2007 के बाद भी। हर मीटिंग में बहन जी ने ये कहा है बामसेफ के लिए, बामसेफ का हर मीटिंग में बहन जी ने नाम दिया है कि बामसेफ के लोगों को ये काम करना है, ये काम करना है। अब दिक्कत क्या है कि जो बामसेफ के अब लोग आ गए हैं, उन्हें ना तो कैडर पता, ना बीएसपी, ना बामसेफ के बारे में, ना कामों के बारे में ज़्यादातर नहीं पता। क्यों नहीं पता? कि उनका दोष नहीं है, उन्होंने देखा नहीं वो टाइम। हमने देखा है बामसेफ के लोगों को काम करते, कैसे काम करते थे, रात रात भर झंडे लगाने हैं, बाल लाइटिंग करवानी, बामसेफ लोग करवाते थे, हम भी करते थे, करवाते थे। तो ये जो लोग हैं विचारधारा से जो नहीं जुड़ पाए, वो अपना महत्व भी नहीं समझ पाए कि भाई बामसेफ की हमारी ड्यूटी क्या है। अब जो बामसेफ के हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, ज़्यादातर पार्टी के नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं, अपना काम नहीं करते। अपना काम अगर हम करें जी तो मैं नहीं सोचता कि हमें कोई नहीं पूछेगा। पैसे आप आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी बार तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 2012 के बाद फिर मैं इधर आ गया, यहाँ नोएडा में। नोएडा में बामसेफ का कोऑर्डिनेटर था, तो मुलाकात पर्सनली तो नहीं हुई, लेकिन मीटिंग संगठन में मीटिंग के साथ मैं गया हूँ, मैं रहा हूँ। बाकी जो प्रोग्राम होते हैं, रैली कहीं भी होती है आसपास, हम जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि बामसेफ ईमानदार संस्था है? बामसेफ के लोग अपना पैसा, अपना धन, अपना समय, अपना जांगर, अपने परिवार को छोड़कर बहुजन समाज के लिए संगठन का भी काम करते हैं, कैडर का भी काम करते हैं, उसके बाद उसके लिए एक फंड की व्यवस्था भी करते हैं। तो ऐसे में बामसेफ वालों को बुला के अलग से नेतृत्व मुलाकात करनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से वैसे तो जब कभी मीटिंग होती है तो जो प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं उनके साथ बामसेफ के लोगों को भी बुलाया जाता है। उनसे तो सिर्फ संबोधन किया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। वन वे ट्रैफिक है, वो तो सबके लिए है। हमने तो देखा है बहन जी की मीटिंग जो लखनऊ में, वो तो वन वे है। हाँ, वो ठीक बात है, तो वो तो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर बामसेफ, सबके लिए वो व्यवस्था सबके लिए है, तो बामसेफ के लिए है। तो क्या अलग से नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता आपको? होना चाहिए। क्योंकि आपकी जनरेशन की बात दूसरी थी,
आपने काशीराम का कैडर लिया, आप काशीराम के साथ पूरे देश में गए, आपने काशीराम के साथ साइकिलें चलाई, सब नौकरी में रहते हुए साइकिलें चलाई। और आज का जो युवा है, जो आज नौकरी पा के आया है, आज जो मामसेफ में आपने उसे मोबिलाइज करके अपने साथ जोड़ा है, तो चाहता है कि हमारी नेता से मुलाकात भी हमारी। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं देखो, आज के युवाओं की बात, आज की युवा भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हमारी मीटिंग हो बहन जी से। लेकिन हमसे भी लोग कहते हैं, आपने ये सवाल पूछा आखिरी बार मुलाकात कब हुई जी, तो अब मैं पार्टी संगठन में अभी बहुत दिनों से नहीं हूँ। अब मैं बहन जी से मिलने जाऊँ तो क्यों मिलने जाऊँ, क्या कहूँगा उनसे जाके कि भाई हम किस लिए आए हैं, काम करने आए तो काम करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा, क्यों नहीं, मैं जब 67 नंबर बहन जी जब MP बनी थी तो 67 नॉर्थ एवेन्यू वहाँ का कार्यालय बनाया गया था। मैं उस कार्यालय में शाम को ऑफिस के बाद डेली 2-3 घंटे वहाँ बैठता था। तो वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, खास करके जो तथाकथित बुद्धिजीवी IAS IPS, जब उनके 6 महीने साल भर रिटायरमेंट का हो तो आते थे, कांसीराम साहब से मिलना है। साहब भी नहीं कहते थे कांसीराम से मिलना है। क्यों मिलना है भाई, अरे उनसे ही मिलना है, तुम्हें क्या बताएं। तो साहब मिलते नहीं थे। अब उस समय हमें भी इतनी समझ नहीं थी, हम सोचते थे इतनी दूर दूर से आए हैं साहब, अगर मिल लेंगे तो 5 मिनट क्या दिक्कत है। तो एक बाबा रामनाथ हुआ करते थे, उनको यहाँ केंद्रीय कार्यालय में लगाया था, वो हमारे मैनपुरी के थे, यादव MLC बनाए थे उनको, MLC बनाया था। हाँ। रामनाथ जैसा गवैया, रामनाथ नहीं, गवैया नहीं थे वो नेता थे, वो कम्युनिस्ट के नेता रहे थे। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही हम जानते थे, तो उनके पास हम जाते रहते थे। तो उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा देखो साहब से या बहन जी से मैं तो कह नहीं सकता कि भाई लोग आ रहे हैं आप क्यों नहीं मिलते, मिल लिया करें थोड़ी देर। तो आप कह दो साहब से कभी आते हैं लोग आशा लेकर के तो मिल लिया करें। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, बोले बिल्कुल ठीक करते हैं, क्यों नहीं मिलते वो। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं लोगों से मिलता रहा, अपने एरिया के समाज के लोगों से मिलता रहा, लोगों के काम के लिए जाता रहा, और मैं कभी ज़िंदगी में MLA नहीं बन पाया। कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन MLA नहीं बन पाए वो। तो उन्होंने कहा अगर साहब और बहन जी लोगों से मिलना शुरू कर दें तो 24 घंटे कभी लाइन ख़त्म नहीं होगी, और जो करना चाहते हैं साहब काशीराम बहन जी उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ठीक करते हैं, नहीं मिलते। तब मेरी बात समझ में आई, तब से हमने भी कभी मिलने की कोशिश नहीं की, जब टाइम था मिलते थे। अब संगठन में नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ जितना हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे लूँगा विरम जी, क्योंकि आप लोगों से तो बात की जाए तो जितनी घंटे का कैडर होता है, 3-3 घंटे में गैप देने के बाद आप लोग 12 घंटे का भी कैडर कैंप कर सकते हैं, उतनी देर आपसे बात की जाए तब भी कम पड़ेगा जी। आपने मायावती को, आज की मायावती भी देखा है जी। आपने मायावती को गली गली वोट मांगते हुए, रिक्शे पे, साइकिल पर, पैदल चलते हुए, रात में किसी के घर सो जाते हुए, बिल्कुल सूखी रोटी खाते हुए बिल्कुल भी देखा है। दोनों मायावती में अंतर क्या है? सर मेरा अपना जो परसेप्शन है, दोनों मायावती में कोई अंतर नहीं है। वही मायावती है जिन्होंने संघर्ष देखा है, समाज देखा है, समाज का किया है देखा संघर्ष है। की ऐसी कागजी बातें है? संघर्ष किया है, ये कागजी बातें हैं सिर्फ? नहीं किया है, हमने तो दिल्ली में देखा है, बाकी तो बाहर में कम गया हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं जब तक रहा मैंने कई बार देखा। जो कार्यालय 67 नंबर में था, फिर 12 नंबर मिला, वहाँ से दिन भर प्रोग्राम करके आते थे, तो कभी 11 बजे रात को 12 बजे पहुँचे, पता लगा वहाँ के वर्कर सो गए हैं, खाना है नहीं, तो भाई जो भी रखा है वो खा लिया। और तमाम सारे चुनावों के टाइम पे देखा है, ये बहुत नज़दीक से देखा है। और हमने दिल्ली में ये भी देखा है, लोग कहते हैं पैसा चाहिए, मायावती को पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? तो मायावती ऊपर से जितनी सख्त है, पहले भी थी, आज भी वही है। अच्छा, तब्दीली नहीं आई, कोई है, कोई बदलाव नहीं आया उनके जो बेसिक नेचर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ ये आया, पहले तो हम एक कमरे में बैठ के पार्टी के लोग सारे बात करते थे, क्योंकि तब शुरुआत थी, लोग चाहिए थे तो जो आते थे। अब चूंकि इतना बड़ा एक पूरा देश है, संगठन है, सारा देश देखना है, तो फिर ये तो टाइम की ज़रूरत है कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। एक पुराने आदमी ने मुझसे बताया कि मायावती झूठ नहीं बोलती, जबकि नेता की बेसिक चीज़ है कि नेता झूठ बहुत बोलता है। ये बिल्कुल सच्चाई है।
झूठ नहीं बोलती, झूठे वादे नहीं करते। आपने चुनाव में देखा होगा, बाकी पार्टियों के बड़े बड़े मैनिफेस्टो होते हैं और उसमें 99% झूठ होते हैं। बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, और बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और कितनी काइंड हार्टेड हैं। इतना बड़ा देश है, पहले जितने कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे हर एक को गाड़ी दी जाती थी, नई गाड़ी, उसके पैसे दिए जाते थे, भाई गाड़ी ले लेना। क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ, उसके बाद उनको ये भी पता रहता था किसको गाड़ी बदलनी है, किसको देनी है, किसकी लड़की की शादी है, किसको पैसे की ज़रूरत है। पूछती थी लड़की की शादी कब, कितना खर्च होगा, बहन जी 5 लाख खर्च होगा, ठीक है भाई, जो भी उनके साथ होता था भाई इनको जो है 5 लाख दे देना। ये मैंने देखा है। ये तो मैंने भी देखा है। मैं आपको किस्सा सुनाऊं। परमदेव यादव हुआ करते थे, फैजाबाद के कोऑर्डिनेटर थे। उनको पार्टी में बड़े पद पे थे। एक बार वो ब्रिजभूषण सिंह कुछ दिन के लिए बीएसपी में आए थे। ब्रिजभूषण ने किसी चेयरमैन की टिकट की सिफारिश की, परमदेव ने शायद उसको नहीं सुना। ब्रिजभूषण चूंकि ताज़े बसपा में आए थे, उन्होंने शिकायत कर दी। मायावती ने परमदेव को पदमुक्त करते हुए पार्टी से नहीं निकाला, कहने बस तुमको निकाल नहीं रही हूँ, जाओ। और 4-5 महीने वो अपना ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, कहने सर बहन जी पार्टी में है। बिल्कुल। नसीमुद्दीन से कहने का ऐसा है, उसको अयोध्या में एक सेक्टर में लगा दो। अयोध्या सेक्टर में लग गए। फिर पूछे क्या कर रहा है, कहने बहन जी कर डाला उसने। कहने तो बीकापुर में एक विधानसभा पे लगा दो। विधानसभा काम करते रहे। इसी बीच में मायावती का आकस्मिक दौरा हो गया। वो आई, उसके बाद परमदेव उनसे मिलने गए। उनसे कहा कि कल तू लखनऊ आ जा। दूसरे दिन वो लखनऊ गए। उसके बाद उनको एक नई मार्शल रॉयल गाड़ी, पत्नी को महिला आयोग का सदस्य, 2 बेटों को नोएडा अथॉरिटी में नौकरी, जो आपके ग्रेटर नोएडा में, एक नोएडा में है। बंटी यादव एक लड़के का नाम है, आलोक यादव। ये दोनों परमदेव यादव के लड़के हैं। और उसी दिन इन्होंने सरकार से इस्तीफा भी दिया था। और पहले भेज के ज्वाइन कराया था। उसमें कश्यप जो एलसी थे उनका भी एक लड़का था। क्योंकि ये मेरे सामने की बात है, इसका मैं गवाह हूँ। तो ये तो मैंने देखा है कि उन्होंने फिर लड़की की शादी के लिए पैसा, घर बनवाने के लिए पैसा इतनी दिया। तो वो कहा करते थे कि मैं इतने दिनों तक अगर पूजा पाठ करता तो मुझे कोई देवी देवता उतना नहीं दे पाते जितना मुझे बहन जी ने एक दिन में दे दिया। और ये आपकी बात से भी मोहर लगती है कि वो शादी ब्याह, घर है कि नहीं है, गाड़ी। मुझे याद है कि गाड़ियाँ तो कैसे हमने उस जमाने में खरीदी थी। वो बड़ी जीप होती थी, बंद थी, इसमें गेट होता था उस जीप में। वो तमाम लोगों को दी गई थी। वो जीप मैंने देखी है। उसका पीजो नाम होता था, क्या नाम होता था, राजीव गांधी का जमाना था, तब राजीव गांधी ने भी खरीदी थी, कांग्रेस ने भी खरीदी थी। तो ये तो मैंने देखा था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि बहुमत की सरकार के बाद आप नीचे चले जा रहे हैं? आखिरी सवाल जो मैंने अभी बताया आपको, ये पॉलिटिकल काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा है। काउंटर कहाँ है? आपका काउंटर कहाँ है? हम भी कर रहे हैं अपना जितना कर पा रहे हैं। हाँ। अब बात यह है कि हम कितना कर पाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हमने कैडर इसी चीज पे बनाया है। 1 घंटे का कैडर है कि पार्टी का डाउनफॉल कैसे हुआ, इसको हम कैसे दोबारा अपने उस पर टर्मिनोलॉजी, जो हमने 2-3 पॉइंट बताए, ऐसे हमारे पास 8-10 पॉइंट हैं कि भाई क्या किया, किसने किया, कैसे किया, और हम इसको कैसे काउंटर करें। तो ये चीजें हम जितनी हो रही है कोशिश कर रहे हैं इसको। आपको क्या लगता है, हो जाएगी? मुझे लगता है कि देखिए, बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन ये महापुरुषों का मिशन है जो सदियों से चलता आ रहा है। और मेरा अपना मानना है ये कभी रुकने वाला नहीं है। बहन जी रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा। तो बीएसपी मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए देर सवेर लोगों की समझ आएगी। और अब हम जो माहौल देख रहे हैं, अभी हम सादाबाद की उसमें भी गए थे, आपके भी बहुत सारे हम देखते रहते हैं, जो माहौल बदल रहा है। अभी सादाबाद में मैंने देखा यंगस्टर जो जैन जी है बहुत तादाद में थे यहाँ सादाबाद में। तो इस तरीके से जब लोगों की समझ आ रही है, और जो खास करके जो मीडिया का जो नेगेटिव दुष्प्रचार है, वो लोगों की, आजकल लोग मीडिया को गाली देने लगे हैं, मोदी मीडिया, पिटाई करने लगे, ये सब करने लगे। तो ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा और 2027 में हमारी सरकार बननी चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। वीरेंद्र जी का कहना है कि 2027 में हमारी सरकार बननी चाहिए, ऐसा हमको विश्वास है और हम उसके लिए जितना प्रयास हो सकता है कर रहे हैं। ये बामसेफ की तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन
जब नौकरी में थे तब भी बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने काम किया, अब रिटायर हुए हैं तब भी बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि ये घर जो है ये भी इमाम सेफ के ही, अनिल जी उनका है। और ये इनका घर व्हाइट हाउस, इसका मैंने नाम रखा है आते ही साथ, ये अपना जो भी नाम रखें मैंने इसका नाम व्हाइट हाउस रखा है। और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतनी खूबसूरत जगह पर ये खूबसूरत कोठी, पहले लोग अपने नाम के आगे पीछे गौतम नहीं लगाते थे, बहुत शर्मा के कहते थे कि हम हरिजन हैं। लेकिन कम से कम काशीराम के आंदोलन से और मायावती की सरकारें बनने के बाद इतना तो परिवर्तन देखने को मिलता है कि आदमी छाती चौड़ी करके अपनी जाति का नाम लेता है और अपने घर के ऊपर जय भीम लिखवाता सर है। एक बात से एतराज मुझे, जी, आपने हरिजन शब्द का उस इस्तेमाल समय की बात कही मैंने आज नहीं कहा। उस समय गर्दन झुका के आदमी कहता था कि हम हरिजन हैं, ये मैंने समय की बात की उस समय। और उसके बाद काशीराम एरा के बाद से लोग अपना जाति का नाम छाती चौड़ी करके, मैंने ये कहा, दोनों का मैंने आपको अंतर बताया। क्योंकि ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ, 85 में मैं दिल्ली पत्रकारिता में आ गया था, रामविलास पासवान मंत्री हुए जब 89 में, तो 89 तक लोग कौन बिरादरी हो तो आदमी ऐसे करके कहता था हरिजन है। हरियाणा में अभी भी कहते हैं, पूर्वांचल में भी अभी कहते हैं। उस दिन अभी पवन हमारे साथ थे, एक व्यक्ति ने इसी तरह से कह दिया, पवन ने फौरन टोक दिया कि हरिजन कैसे क्या होता है भाई। तो उसने भाई हम सीधे सीधे चमार नहीं कह सकते हैं, हमको खराब लगता है, तो गौतम कहे, हमने कहा नहीं गौतम जी कहिए और अच्छा लगेगा। तो अभी ये बात है 16 तारीख की, तो अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो ये थी छोटी सी बात। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।